नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी उस दस्तावेज की जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक कहा जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक नए देश के भविष्य का पूरा नक्शा था। कभी सोचा है कि 30 करोड़ लोगों के लिए, जिनकी सैकड़ों भाषाएं हों, जिनकी संस्कृतियां बिल्कुल अलग-अलग हों, उन सब के लिए एक नियम की किताब कैसे लिखी जा सकती है? ये काम सिर्फ कानून बनाने का नहीं था, बल्कि ये तो एक पूरे देश के सपनों को एक धागे में पिरोने जैसा था। तो इस इतनी बड़ी इमारत की नींव रखी कैसे गई? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। ये आइडिया था कि भारत अपना भविष्य अब खुद लिखेगा, किसी और के बनाए नियमों पर बिल्कुल नहीं चलेगा। इस टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा विचार एक बड़े आंदोलन में बदल गया। 1934 में एम.एन. रॉय ने जो एक बीज बोया था ना, वो 1935 तक आते आते कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मांग बन चुका था। और फिर देखिए, 1946 में ये सपना हकीकत बनने के बिल्कुल करीब था। तो ठीक है, सपना तो देख लिया गया, लेकिन इसे पूरा कौन करता? मतलब इस जबरदस्त काम को अंजाम देने के लिए किन लोगों को चुना गया? कौन थे वो लोग, वो आर्किटेक्ट जिन्हें भारत की किस्मत कागज पर लिखने की जिम्मेदारी मिली थी? 389, 389, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के पूरे भारत की आवाज़ थी। हर एक प्रांत, हर रियासत और हर समुदाय की नुमाइंदगी करने वाली एक बुलंद आवाज़। अब इन सीटों का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प था। 296 सदस्य तो आए ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से, जिन्हें चुना गया था, और बाकी की 93 सीटें दी गई थीं रियासतों को, जहां से प्रतिनिधि नॉमिनेट होकर आए थे। मतलब ये उस समय की जो मिली-जुली राजनीतिक सच्चाई थी ना, उसे बिल्कुल साफ दिखाता है। अब देखिए, इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए एक कैप्टन की तो जरूरत पड़ती ही। तो शुरुआत में सबसे अनुभवी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई। लेकिन बहुत जल्द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली और इस ऐतिहासिक सफर को लीड किया। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो सभा थी ना, ये एक साथ दो काम कर रही थी। एक तरफ तो ये देश का संविधान लिख रही थी और दूसरी तरफ ये भारत की पहली संसद की तरह भी काम कर रही थी। कमाल है ना? मतलब भविष्य बनाते बनाते आज को भी संभालना था। अब इस पूरे बड़े से प्रोसेस के दिल में एक छोटी लेकिन सबसे जरूरी टीम थी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। यही वो टीम थी जिसने संविधान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो चलिए जानते हैं इस टीम के बारे में। और इस कमेटी को लीड कौन कर रहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन्हें यूं ही भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट नहीं कहा जाता। उनकी जो सोच थी, जो ज्ञान था और जो मेहनत थी, वो इस दस्तावेज के हर पन्ने में, इसकी आत्मा में बसी हुई है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अकेले नहीं थे। उनके साथ 6 और ब्रिलियंट माइंड्स की एक पूरी टीम थी। ये वो 7 लोग थे जिन्होंने मिलकर भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। और जानते हैं कितने दिन लगे? सिर्फ 141 दिन। जरा सोचिए, 4 महीने से थोड़ा ज्यादा वक्त। बस इतने से समय में इस टीम ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। ये दिखाता है कि उनका डेडिकेशन और उनकी मेहनत किस लेवल की थी। तो ड्राफ्ट तो रेडी था, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। अब बारी थी इसे फाइनल करने की। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर एक शब्द पर बहस हुई, हर एक आइडिया को हर कसौटी पर परखा गया। और इस पूरे सफर में कुल कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर हमें बस इतना बताता है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में कितना ज्यादा सब्र, कितनी बहसें और कितनी मेहनत लगी होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम मोटे तौर पर 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहला, जब ड्राफ्ट को सबके सामने पेश किया गया। फिर आया सबसे जरूरी स्टेज, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब एक एक लाइन पर डिस्कशन हुआ, बदलाव किए गए, और आखिर में फाइनल ड्राफ्ट पर वोटिंग हुई और उसे पास कर दिया गया। और फिर आई वो तारीखें जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गईं। 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया। फिर 24 जनवरी 1950, जब इस पर दस्तखत हुए। और आखिरकार 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत एक रिपब्लिक बना और ये संविधान देश का सबसे बड़ा कानून बन गया। वैसे एक बहुत ही खूबसूरत बात बताऊं, हमारा जो ओरिजिनल संविधान है ना,
वो प्रिंटेड नहीं है। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक्स में इतनी खूबसूरती से लिखा है कि वो कानून की किताब कम और आर्ट का एक नायाब नमूना ज्यादा लगता है। तो ये तो हो गई बात कि संविधान बना कैसे, लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर है क्या, इसकी आत्मा क्या है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इसके प्रिएम्बल में, यानी इसकी प्रस्तावना में। प्रस्तावना की जो शुरुआत है ना, हम भारत के लोग, और जो इसका अंत है, इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, ये शब्द ही सब कुछ बयां कर देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस संविधान को ताकत किसी राजा या किसी बाहरी हुकूमत से नहीं मिली है। इसकी ताकत भारत के आम लोग हैं। ये हमारा संविधान है जिसे हमने खुद को सौंपा है। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि प्रिएम्बल में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बदलाव हुआ है। 1976 में इसमें 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ताकि भारत के सामाजिक और सेक्युलर कैरेक्टर को और मजबूती दी जा सके। हमारे संविधान बनाने वालों की एक और खासियत थी। उन्होंने दुनिया भर से जो भी अच्छे विचार मिले उन्हें अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। जैसे न्याय का जो आइडिया है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुआ। और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो सिद्धांत हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। और अब आखिर में चलिए जरा ये समझते हैं कि भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर, इसका ढांचा काम कैसे करता है। ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है जो इसे दुनिया के कई संविधानों से अलग बनाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए, भारत का संविधान एक तरह का बैलेंस है। एक तरफ इसमें राज्यों को भी अपनी शक्तियां दी गई हैं, जो इसे एक फेडरल सिस्टम बनाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सिंगल नागरिकता, एक मजबूत सेंटर जैसी चीजें इसे यूनिटरी सिस्टम की तरफ झुकाती हैं। और इसी अनोखे मिक्सचर को, इसी बैलेंस को क्वाजी फेडरल कहा जाता है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि 75 साल से भी पहले लिखी गई एक रूल बुक आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र को रास्ता कैसे दिखा रही है। शायद इसका जवाब इसी में छिपा है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे साथ समय के साथ सांस लेता है और खुद को बदलता रहता है। इस पर सोचिएगा जरूर।